बांग्लादेश में रहने वाला 20 साल का एक लड़का जो काफ़ी मेहनती है। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पैसे कमाने के लिए वो एक पोल्ट्री फार्म में जॉब करता है ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। इस फार्म पर जॉब करते हुए उसके कुछ दोस्त बनते हैं, मगर ये दोस्ती वक्त के साथ दुश्मनी में बदल जाती है और ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाती है कि वो लोग मिलकर इस लड़के की जान ले लेते हैं। और यहाँ वो सिर्फ उसकी जान लेने तक नहीं रुके, उसे मारने के बाद बाकी के लड़के उसके शरीर से सारा मांस निकाल लेते हैं और उसको खा जाते हैं। हड्डियों को ले जाकर किसी पहाड़ से फेंक दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2023 को, जब शिबली सादिक रिदोय अपनी मम्मी को कॉल करता है और उनसे कहता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। उसकी आवाज़ में उसका डर साफ झलक रहा था। अपने बेटे की बातें सुनकर माँ बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका बेटा घर से दूर रहता था। अचानक से कोई अपनी माँ को फ़ोन करे और इस तरह की बातें बोले तो कोई भी घबरा जाएगा। यहाँ भी यही हुआ। पूरे घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी सी ही बात की थी कि इतने में ये फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के थोड़ी देर बाद एक और कॉल आता है, मगर ये कॉल शिबली का नहीं था। वो होता है उन किडनैपर्स का जिन्होंने शिबली को किडनैप किया होता है। वो किडनैपर्स बताते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, अब तुम्हें कुछ रकम देनी होगी, जिसके बाद ही हम इसे जाने देंगे। किडनैपर्स डिमांड करते हैं 15 लाख टका। बांग्लादेश में करेंसी चलती है टका। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो इनका मतलब था कि 15 लाख रुपए। शिबली की फिरौती की रकम उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और किसी भी गरीब परिवार के लिए 15 लाख रुपए अरेंज करना आसान नहीं है। अचानक से जब किडनैपर्स उन्हें ये पैसे अरेंज करने के लिए बोलते हैं तो उसकी फैमिली सख्ते में आ जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ किडनैपर्स उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे, तुम अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठोगे। ये सब सुनकर शिबली की फैमिली पूरी तरह परेशान हो जाती है। वो डर चुके थे। वो कहते हैं, ठीक है, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे, पर हमें कुछ दिन का वक्त दे दो। अब हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिबली के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों ने ही उसको किडनैप किया, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली। कैसे उनकी ये दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में बदल गई। शिबली एक बहुत अच्छा लड़का था। उसके कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहता था। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, उनको गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने खर्चे, अपनी फीस खुद ही भरा करता था। अपने और फैमिली के खर्चे उठाने के लिए उसने साथ में जॉब करनी भी शुरू कर दी थी। क्योंकि शिबली एक पढ़ा लिखा लड़का था, वहाँ के ओनर को लगा कि वो काफी ईमानदार है और एक अच्छा लड़का भी है, तो मैं सारी जिम्मेदारी शिबली के ऊपर छोड़ सकता हूँ। उसने पोल्ट्री फार्म का सारा मैनेजमेंट शिबली के हाथों में छोड़ दिया और जितने भी वर्कर्स थे उनको वो ही मैनेज किया करता था। उन्हें बताता था कि तुम्हें कब आना है, कब जाना है, किस तरह से काम करना है। सारे के सारे वर्कर्स को अब सिर्फ शिबली को रिपोर्ट करना होता था। शिबली के साथ काम करने वाले बाकी लड़के उससे उम्र में काफी बड़े थे। उन लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि कैसे ये 19-20 साल का लड़का हमें ऑर्डर्स दे रहा है। अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो लोग शिबली की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। लोगों को लगता था कि आखिर तो शिबली उनका दोस्त ही है और उनसे छोटा भी है, तो वो बिना उसकी बात माने या बिना उसके ऑर्डर्स को फॉलो किए काम कर लेंगे और शिबली उन्हें ज्यादा कुछ कहेगा भी नहीं। वो लोग सिर्फ अपनी मर्जी से काम करते, किसी न किसी तरह से अपने काम को टालने की कोशिश किया करते। मगर क्योंकि शिबली बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था, उसको काम को लेकर की गई ये आनाकानी और काम चोरी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। अपनी इन परेशानियों का जिक्र शिबली ने जाकर पोल्ट्री फार्म के ओनर से किया। जब इन लड़कों को पता चला कि शिबली उनकी कंप्लेंट जाकर फार्म के ओनर से कर रहा है, तो उनके और शिबली के बीच में एक दरार पैदा होने लगी। वो लोग अक्सर बातें किया करते कि किसी दिन वो शिबली को मार मार कर उसकी अकल सीधी कर देंगे। इसी वजह से कई बार शिबली और इन लड़कों के बीच में झगड़े भी हुए थे।
लेकिन इन झगड़ों की जानकारी जब ओनर को मिली तो उन्होंने यहाँ आकर शिबली और बाकी लड़कों को काफी बार समझाया। उनके समझाने से ये मामले शांत तो हुए। अब सबको लगने लगा था कि ओनर के बीच में आने के बाद ये सारे झगड़े शांत हो गए हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। शिबली भी खुश था कि लोग उसकी बातें मानने लगे हैं और उसके कहे अनुसार वहाँ पर काम भी चल रहा है। सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बाकी लड़कों के मन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर चुकी थी कि हमें इस बात का बदला लेना ही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये परेशान हो जाए और हमारे मन को सुकून मिले। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 3-4 महीने निकल गए और इन लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। फार्म में काम करने वाले बाकी लड़कों में एक और लड़का भी था जिसका नाम था ओंग चिंग मारमा। ये लड़का बाकी लड़कों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एक दिन शिबली पोल्ट्री फार्म पर काम करके अपने घर की तरफ निकलने लगता है। तभी मारमा और उसके साथ कुछ लड़के आते हैं और शिबली को उठा के ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद ये उसे मारते पीटते भी हैं। मारपीट के दौरान शिबली अपने होश खो देता है और जब उसको वापस होश आता है तो उसको दिखता है कि वो कहीं पर बंधा हुआ है। शिबली समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कौन है जो उसको किडनैप करके ले आया है। 10-12 घंटे यूं ही बीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि इन लोगों ने उसका फोन नहीं छीना। बस मौके का फायदा उठाकर शिबली अपनी माँ को कॉल करता है और उनको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। दूसरी तरफ शिबली के घर वालों को किडनैपर्स कॉल कर चुके थे और उन्हें बता चुके थे कि कितने पैसे लेकर वो शिबली को छोड़ेंगे। शिबली के गरीब माता पिता किसी तरीके से पैसे अरेंज करना शुरू कर देते हैं, पर क्योंकि ये रकम बहुत ज्यादा थी उनको जुटाने में काफी तकलीफ हो रही थी। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं और शिबली अभी भी किडनैपर्स की कैद में ही था। 3-4 दिन बाद शिबली के माता पिता को ये लड़के कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। उसके माँ बाप बहुत गिड़गिड़ाते हैं और किडनैपर्स को बताते हैं कि हमारी परेशानी को समझो, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने पैसे हम नहीं जुटा पाएंगे, कुछ पैसे कम कर लो या हमें और मोहलत दे दो। हम किसी न किसी तरह से किश्तों में तुम्हें ये पैसे दे देंगे, पर तुम हमारा बेटा हमें वापस कर दो। आपस की बात अच्छी तरह जानते थे कि शिबली एक बहुत गरीब खानदान से आता है, तभी वो इस फार्म पर काम कर रहा है। अब वो कितना 15 लाख टका से 2 लाख पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें 2 लाख ही दे दो, हम तुम्हारा बेटा तुमको वापस कर देंगे। लेकिन शिबली के माँ बाप के लिए तो ये 2 लाख टका भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे और जैसे तैसे करके उन्होंने ये रकम जोड़ ही ली। 4 सितंबर को पैसों का इंतजाम हो जाता है। शिबली के जो पिता होते हैं वो किडनैपर्स को कॉल करते हैं और उनकी बताई हुई जगह पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये किडनैप हुआ था 27 अगस्त को और इस बीच में काफी ज्यादा वक्त निकल गया है। इतने लंबे वक्त तक शिबली कैद में ही रहा और उसके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि शिबली अभी जिंदा है, वो एकदम ठीक हालत में है, हम पैसे दे देंगे और हमारा बेटा वापस घर आ जाएगा। उनको किडनैपर्स की कही बात पर पूरा भरोसा था। शिबली के पिता पैसे लेकर किडनैपर्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से 2 लोग मौजूद होते हैं। शिबली के पिता को लगता है कि वो लोग शिबली को अपने साथ ही लेकर आए होंगे। पैसे देकर वो अपनी बेटी को अपने साथ ही घर वापस ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। किडनैपर्स जैसे 2 लोग आते हैं। शिबली के पिता उनको पैसे दे देते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो किडनैपर्स कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप घर जाइए, आपका बेटा आपसे पहले घर पर मौजूद होगा। शिबली के पिता एक बार फिर उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और वापस घर की तरफ आ जाते हैं। खुशी खुशी वो अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनका बेटा घर होता ही नहीं है। अपने बेटे को घर ना देखकर फिर दोबारा से शिबली के पिता उन किडनैपर्स को रोते हुए कॉल करते हैं कि तुमने तो मेरा बेटे को घर भेजा ही नहीं है, आखिर वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, कहीं तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। किडनैपर्स उनकी बातें सुनकर कहते हैं
कि आप परेशान मत होइए, हम जल्दी उसे घर वापस भेज देंगे, बस 1-2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। मगर ये 1-2 दिन का इंतज़ार होते-होते काफ़ी दिनों के इंतज़ार में बदल जाता है। अब उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होने लगते हैं। अब उन्हें इस बात पर भी शक होने लगा था कि उनका बेटा जिंदा है भी या फिर वो दुनिया से चला गया है। शिबली की फैमिली फाइनली पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करती है। तो किडनैपर्स ने उन्हें पहले मना किया था, जो कि अक्सर होता ही है कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो हम तुम्हारे बेटे की जान ले लेंगे, तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे और ना ही तुम्हें दोबारा अपना बेटा कभी मिलेगा। पहले तो शायद इस डर की वजह से वो लोग पुलिस पर नहीं जा रहे थे, मगर अब उनका डर कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा था, इसलिए वो खुद को पुलिस के पास जाने से नहीं रोक पाए। अब पुलिस में केस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इन्वेस्टिगेशन उन्हें पोल्ट्री फार्म तक लेकर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि किस तरह से शिबली और उसके साथ काम करने वाले लड़कों के बीच 2-3 महीने पहले एक लड़ाई हुई थी और इसी लड़ाई की वजह से पुलिस का सीधा शक वहां काम करने वाले बाकी लड़कों पर जाता है। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल करी, पर इन लड़कों ने कुछ भी नहीं बताया। वो एक ही बात पर टिके रहे कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि शिबली की किडनैपिंग में इन लड़कों का कोई भी हाथ है। मगर पुलिस का शक क्योंकि इन लड़कों पर काफी ठोस था, पुलिस ने थोड़ी सख्ती से इनसे बात करनी शुरू करी। कुछ वक्त बीतता गया और धीरे धीरे, टुकड़ों में ही सही, पर इन लड़कों ने अपने गुनाह को कबूल करना शुरू किया। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 3 लड़कों को फार्म से अरेस्ट किया, मगर असल में यहाँ पर 5 लड़के काम करते थे और इन्हीं में से एक था उनका मुखिया यानी ओंगचिन मारमा। वो और उसका एक दोस्त अभी फरार थे, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। बाकी तीनों लड़कों से जानकारी निकालने के बाद और पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके पुलिस को पता चल जाता है कि मारमा और उसका साथी दोनों कहाँ पर हैं। पुलिस ने मारमा और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से उनकी पूछताछ शुरू होती है कि आखिर शिबली कहाँ पर है, उसके साथ इन्होंने क्या किया, इतने दिन से वो गायब है तो वो है कहाँ। फाइनली पुलिस को पता चलता है कि इन लोगों ने शिबली को मार दिया था और अब शिबली इस दुनिया में है ही नहीं। ज्यादा जांच पड़ताल के बाद ये पता लगता है कि इन लोगों ने उसके शरीर की हड्डियां किसी पहाड़ पर फेंक दी थी। शिबली के शरीर के मांस को इन लोगों ने खा लिया था। आपने सही सुना। ये पूछने पर कि उसके शरीर की बची हुई हड्डियों का क्या किया गया, तो ये लड़के उन्हें उस पहाड़ पर लेकर जाते हैं और साथ में शिबली के पेरेंट्स भी होते हैं। पुलिस फाइनली पहाड़ से शिबली के कंकाल को रिकवर कर लेती है। शिबली की हड्डियों को देखकर उसके माँ बाप पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। सबकी रूह कांप जाती है ये देखकर कि सिर्फ एक काम की लड़ाई को लेकर इन लोगों ने एक मासूम, कामकाजी, मेहनती लड़के की जान ले ली। यही नहीं, अपनी हैवानियत में ये उसके शरीर को खा गए। शिबली की मौत की खबर और इस केस की पूरी जानकारी एकदम से पूरे गांव और शहर, यहाँ तक कि पूरे देश में फैल गई। जब पुलिस वाले इन लड़कों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे, तो गांव वालों ने रास्ते में ही उनको रोककर मारमा को गाड़ी से उतारा और मार मार कर उसकी जान ले ली। क्योंकि पुलिस वाले कम थे और गांव वाले बहुत ज्यादा, पुलिस उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाई। बड़ी मुश्किल से बाकी बचे हुए आरोपियों को जैसे तैसे पुलिस थाने में लेकर आई, लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी यानी कि मारमा अपने कर्मों की वजह से गांव वालों के हाथों पिट पिट कर अपनी जान दे देता है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, जो लोग एक छोटे से झगड़े के चलते एक इंसान की चमड़ी उधेड़कर उसको खा जाएं, उन जैसे हैवानों के साथ क्या होना चाहिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।